जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्यूट रूमेटिक फीवर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्यू मंथ्स अगो आई स्टार्टेड माय रेजिडेंसी, तो इसमें मैंने ना ये फील किया कि बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं जो रूमेटिक हार्ट डिजीज के साथ आ रहे हैं, और बर्डन इज सो मच कि जो हमारी लिस्ट है वो 5 to 7 ईयर की है। तो इसमें फिर मैंने जब इसको गौर किया तो ऑब्वियसली वही कि जब पेशेंट हमारे मिस होते हैं फ्रेंजाइटिस के, बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस के, तो ऑब्वियसली वो फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। तो दूसरा ये था कि जब हमने ये सेशन स्टार्ट किए थे तब मैं रेजिडेंट नहीं था, तो तब मैं अपना क्लिनिक ही रन कर रहा था जस्ट। तो मेरी ना आप लोगों से कमिटमेंट थी कि जो भी आगे फिर हम सीखेंगे, और वन टाइम हमारी रजिस्ट्रेशन थी, तो वो मैं फिर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सिखाता चला जाऊं। तो दरमियान में हम जितने भी मुझे न्यू केसेस आ रहे होते हैं हम वो डिस्कशन ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये है कि अब मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि इंशाल्लाह हम इसको ना सीरीज ऑफ सेशन बनाएंगे, जिसमें जो एडवांस लेवल के केसेस हैं, कंसल्टेंट लेवल के केसेस हैं, तो हमने उनको डील करना सीखना है। और अगेन यही बात कि दिस विल गो हैंड इन हैंड। तो उसका फिर आज इंशाल्लाह ये पहला लेक्चर है। तो एक्यूट रूमेटिक फीवर, तो फीवर मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है जो हम लोग सारी जिंदगी सुनते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है ना फीवर के साथ, तो हम कॉमनली तो उसको यही सोचते हैं कि कोई एक्यूट इन्फेक्शन है। तो 1 डे 2 डे 3 डेज 4 डेज की हिस्ट्री के साथ अगर आया है पेशेंट और उसको बुखार है, या 5 दिन हो गए हैं या 10 दिन हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कि मोस्ट लाइकली एक्यूट इन्फेक्शन है। और अगर फीवर का ड्यूरेशन मोर देन 15 डेज होता है तो देन क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ब्रूसिलोसिस है, मलिग्नेंसी है, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये चीजें हम सोच रहे होते हैं। तो फिर हम पेशेंट से दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, बुखार हल्का होता है या तेज होता है? तो जो लो ग्रेड फीवर है वो मोस्टली होता है वायरल इन्फेक्शन के साथ, और जो हाई ग्रेड फीवर होता है वो मोस्टली होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ। और फिर हम पेशेंट को फीवर के साथ एसोसिएटेड सिम्टम पूछते हैं। तो उसमें यही फीवर होगा विद सोर थ्रॉट तो फेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस, फीवर विद रनी नोज तो रेनाइटिस, फीवर विद हॉर्सनेस ऑफ वॉइस तो लेरेंजाइटिस, फीवर विद प्रोटेड स्वेलिंग तो मम्प्स, फीवर विद कफ तो एलआरटीआई वायरल ब्रोंकाइटिस। ये हम हंड्रेड्स टाइम ये पढ़ चुके हैं ये लेक्चर्स। ये फोकल फीवर होते हैं, और इसी तरह नॉन फोकल होते हैं तो उसमें मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू। तो ये तो हमारा है कन्वेंशनल जो हम कॉमनली सोच रहे होते हैं। तो रोमेटिक फीवर जो है वो बेसिकली डिजीज है टीन एज की, 10 साल से लेकर 20 साल, इस एज ग्रुप के अंदर कोई भी बच्चा अगर हमारे पास लेके आते हैं पेरेंट्स, और उसको फीवर है और चेस्ट पेन है, या फीवर है विद जॉइंट पेन, तो ये रोमेटिक फीवर बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है सेकेंडरी टू सोर थ्रॉट या बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस। ये बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस पेशेंट को 2 हफ्ते पहले हुआ, 2 to 4 वीक्स पहले, और उसके बाद ऑटो एंटीबॉडीज बनी, उन्होंने हार्ट को अफेक्ट किया, और अब पेशेंट हमारे पास आया फीवर विद चेस्ट पेन के साथ। ये जो चेस्ट पेन इस पेशेंट को होगा वो या पेरिकार्डाइटिस है, मायोकार्डाइटिस है, एंडोकार्डाइटिस, यानी पेरिकार्डियम इन्फ्लेम हुई पड़ी है, या मायोकार्डियम इन्फ्लेम्ड हुई पड़ी है, या एंडोकार्डियम इन्फ्लेम हुई पड़ी है, या पूरी की पूरी जो तीनों लेयर हैं वो इन्फ्लेम्ड हुई पड़ी है, तो उसको बोलते हैं पैन कार्डाइटिस। तो जब भी कोई बच्चा हमारे पास आया है स्पेशली, और लेट में भी 20 के बाद भी पेशेंट आ सकते हैं, लेकिन ये है कि मोस्टली ये 10 to 20 ईयर के दरमियान आते हैं, और उसको फीवर है और विद चेस्ट पेन है, तो इसको हमने लाजमी सोचना है कि इसको कहीं रोमेटिक हार्ट डिजीज तो नहीं है, रोमेटिक फीवर तो नहीं है। इसी तरह फीवर विद ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन, तो तब भी हमने लाजमी सोचना है कि इस पेशेंट को रोमेटिक फीवर तो नहीं है। तो खैर, हम हिस्ट्री से ही एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं, और हिस्ट्री के बाद हमने फिर एग्जामिनेशन करना है, फिर हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, और फिर हमने ट्रीटमेंट लिखना है। तो इन पेशेंट्स की जो हिस्ट्री होगी वो लो टू हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, कि तेज बुखार भी हो सकता है, हल्का बुखार भी हो सकता है। और दूसरा, इनको चेस्ट पेन होगा तो आपने रूमेटिक फीवर सोचना है, और अगर उसको ज्वाइंट पेन हैं तो भी हमने रूमेटिक फीवर सोचना है। ज्वाइंट पेन रादर ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन, तो इसमें भी लार्ज ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं, नी ज्वाइंट हो सकता है, एल्बो हो सकता है, रिस्ट ज्वाइंट हो सकता है, हिप ज्वाइंट हो सकता है,
और ज्वाइंट पेन्स का ये जहाँ पे स्पेसिफिक फीचर होगा वो ये होगा कि ये माइग्रेटरी ज्वाइंट पेन होगा। ड्यूरेशन ऑफ फीवर 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 10 डेज, इसी तरह ही होगा। और अभी मैं हिस्ट्री आपको ना सारी इसकी बताता हूँ कि हमने हिस्ट्री बेसिकली कैसे लेनी है, और मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कशन का और क्वेश्चन का टाइम भी दूंगा। तो हमने कब सोचना है रूमेटिक फीवर पेशेंट को? यूजुअली तो हम इन्फेक्टिव पैथोलॉजी सोच रहे होते हैं, ये तो ऑटो इम्यून पैथोलॉजी है। तो इसमें हमने तब सोचना है अगर पेशेंट को फीवर विद ज्वाइंट पेन होगा, रादर ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन होगी, या चेस्ट पेन होगा। अब चेस्ट पेन के भी फिर डिफरेंशियल आते हैं कि भाई कोस्टोकॉन्ड्राइटिस है, जल्ड है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है। तो हम कैसे सोचेंगे कि भाई ये रूमेटिक फीवर का पेशेंट है? तो उसमें चेस्ट पेन का जो करेक्टर होगा वो पेरिकार्डियल करेक्टर का चेस्ट पेन होगा, पेरिकार्डाइटिस का पेन होगा। पेरिकार्डाइटिस का पेन कैसे होता है? जो पेरिकार्डाइटिस का चेस्ट पेन होता है ये बेसिकली होता तो कंटिन्यूअस है, क्योंकि पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन है। लेकिन जब पेशेंट लेटेगा तो लाइंग स्पाइन के ऊपर ये पेन बढ़ जाएगा, और जब पेशेंट फॉरवर्ड बेंड करके बैठेगा तो इससे सबसाइड हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर इसके मुकाबले में हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज का पेन देखें तो उसका जो बढ़ना था वो चलने के साथ बढ़ता होता था, जबकि रूमेटिक हार्ट डिजीज का जो पेन होगा, रूमेटिक फीवर का पेरिकार्डाइटिस होगा, वो बेसिकली जो लाइंग सुपाइन है उसके ऊपर बढ़ जाएगा। तो अगर पेशेंट को चलने पे पेन बढ़ रहा हो तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज, और अगर लाइंग सुपाइन पे ऊपर बढ़ रहा है तो उसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली दिस माइट बी अ पिक्चर ऑफ पेरिकार्डाइटिस। अभी हम इसको आगे कंफर्म भी करेंगे। अभी तो हमने जस्ट पेशेंट से पूछा ना, पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मुझे छाती में दर्द है, साथ बुखार है। तो हमने उससे ये पूछा अगला क्वेश्चन कि भाई छाती में जो दर्द है ये लेटने पे कैसे हो जाता है? तो डॉक्टर साहब लेटने में बढ़ जाता है। और ये कम कैसे होता है? तो जब मैं झुक के बैठता हूं तो कम हो जाता है। लेकिन जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज वाला पेशेंट होगा उसमें फीवर नहीं होगा। कभी भी आप देखेंगे एमआई वाले पेशेंट को फीवर हो गया, हाँ बाद में हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि पेशेंट को फीवर हो और विद चेस्ट पेन हो और हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज सोच रहे हो। लेस लाइकली होगा। इस्कीमिक हार्ट डिजीज में पेशेंट खड़ा था, उसको छाती में दर्द स्टार्ट हुआ, वो चल रहा था तो पेन बढ़ रहा था, रुक रहा था तो पेन कम हो रहा था। ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज है। और जो रोमेटिक हार्ट डिजीज है, रोमेटिक फीवर है, इसके अंदर पेशेंट लेटता है तो पेन बढ़ जाता है, झुक के आगे बैठता है तो पेन कम हो जाता है, और फीवर है पेशेंट को। अब हमने जोड़ों का दर्द का पूछा कि भाई जोड़ों में दर्द, वो भी इसी दौरान पेशेंट को आएगा। तो जोड़ों का जो पेन होगा इसमें बेसिकली आर्थराइटिस होता है। अब इसमें ना मैं आपको एक टर्म एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज आर्थराइटिस एंड व्हाट इज आर्थरल्जिया। आर्थराइटिस बाय डेफिनेशन मीन कि हमारे पेशेंट के अंदर चारों साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन पूरे होंगे। तो 4 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन में नंबर 1 होता है टेम्परेचर, यानी उस एरिया का टेम्परेचर, ज्वाइंट का टेम्परेचर रेज होगा। नंबर 2 पेन यानी टेंडरनेस, टेंडरनेस पॉजिटिव होगी। नंबर 3 एडीमा होगा। और नंबर 4 लॉस ऑफ फंक्शन होगा, यानी ज्वाइंट पे जो मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगी, जो भी ज्वाइंट इन्वॉल्व होगा। और उसके साथ रेड होगा वो ज्वाइंट, और टेंडर होगा, यानी आप हाथ लगाएंगे पेशेंट को पेन बढ़ जाएगा, और स्वेलोड होगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल ज्वाइंट्स। और ये एसिमेट्रिकल होगा कि पेशेंट को इसका रिस्ट ज्वाइंट इन्वॉल्व है, ये ठीक हुआ है तो फिर यहाँ का एल्बो ज्वाइंट इन्वॉल्व हो गया, फिर ये ठीक हुआ तो यहाँ का ह्यूमरल ज्वाइंट इन्वॉल्व हो गया, या नी ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट है। तो और माइग्रेटरी, देखिए एक ज्वाइंट ठीक हो रहा होता है, अगले पे पेन चला जाता है, पिछला ज्वाइंट ठीक हो जाता है। तो इस तरह इसको माइग्रेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं। और साथ में ये ओलिगो आर्थराइटिस के केस में आता है, यानी मोर देन 5 ज्वाइंट इन्वॉल्व नहीं होंगे। मोर देन 5 ज्वाइंट इन्वॉल्व होते हैं रोमेटिक रोमाटाइड आर्थराइटिस में। तो यहाँ पे ये ओलिगो आर्थराइटिस होता है 2 to 5 ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट्स, और मोस्टली मेजर ज्वाइंट होते हैं एंकल ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, ह्यूमरल ज्वाइंट। तो ये हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं। तो यहाँ तक मैं आपको ये समझाने में कामयाब हुआ हूँ कि हमारे पेशेंट आते हैं जो जिनको हम रोमेटिक हार्ट डिजीज सोचते हैं या रोमेटिक फीवर सोचते हैं, इनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती है फीवर, उसके साथ उनको चेस्ट पेन होता है, और चेस्ट पेन के साथ हमारे पेशेंट को ज्वाइंट पेन होते हैं। तो ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन होनी है। तो अगर एक पेशेंट को ये दो चीजें भी पॉजिटिव होंगी ना, तो जो मेजर क्राइटेरिया है रोमेटिक हार्ट डिजीज का, जॉन्स क्राइटेरिया, वो पूरा हो जाता है। कि अगर पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस हो, या मायोकार्डाइटिस या एंडोकार्डाइटिस, यानी हार्ट रिलेटेड इन्फ्लेमेशन हो और ज्वाइंट रिलेटेड इन्फ्लेमेशन हो, तो ये दो क्राइटेरिया अगर मेजर पूरे हो जाते हैं तो इस पेशेंट को रोमेटिक फीवर है। और वैसे अगले जो 2 पॉइंट्स हैं वो एग्जामिनेशन के हैं। तो मेजर क्राइटेरिया के जो 2 पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन के ऊपर, एक होता है हमारे पास एरिथीमा मार्जिनेटम,
स्पेशली फोर आर्म पे या बॉडी पे एक एरिथीमा बनता है, रेडनेस डेवलप होती है, वो सेंटर से बाहर की तरफ फैल जाती है। अब इसका हम कंफ्यूज कर रहे होते हैं टीनिया के साथ। टीनिया में पेन नहीं होता, टीनिया में जो लीजन बनेगा उसमें इचिंग होगी, और वो होगा तो वो भी सेंटर से, लेकिन वो यूं नहीं होगा कि उसके साथ कोई फीवर आ रहा है पेशेंट को। तो एरिथीमा मार्जिनेटम और सबकुटेनियस न्यूड्यूल्स जो एक्सटेंसर सर्फेसेज होती हैं हमारे जॉइंट्स के, जहाँ पे टेंडन आके लगता है वहां पे कोई पेनलेस नड्यूल बन सकते हैं। तो ये दो एग्जामिनेशन की फाइंडिंग है। और एक लेटर ऑन मैनिफेस्टेशन होती है 3 से 4 महीने बाद रूमेटिक फीवर के, सिंडम कोरिया, पर्पसलेस मूवमेंट्स हैं, बेसल गैंग्लिया की इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये 5 क्राइटेरियाज हैं मेजर, जॉन्स क्राइटेरिया इसको बोलते हैं, कि माइग्रेटरी आर्थराइटिस, कार्डाइटिस, आपके पास पेशेंट को एरिथीमा मार्जिनेटम है, सबकुटेनियस नड्यूल्स हैं, और सिंडम कोरिया। अगर इन 5 में से कोई 2 भी पॉजिटिव होंगे तो ये रूमेटिक फीवर है। अब आ जाते हैं माइनर क्राइटेरियाज पे कि रूमेटिक फीवर के माइनर क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। तो एक तो फीवर आ जाता है कि अगर टेम्परेचर एलिवेटेड है, लो ग्रेड भी हो सकता है, हाई ग्रेड भी हो सकता है, 99, 100, 101, तो ये एक इसका एक पॉइंट होता है। तो ये एक है। दूसरा ये है कि लैब्स हैं कुछ, जैसे सीबीसी विद ईएसआर। तो सीबीसी के ऊपर अगर ल्यूकोसाइटोसिस आ जाता है और ईएसआर सीआरपी रेज्ड आ जाते हैं, तो उन सब का भी एक एक पॉइंट है। ईएसआर सीआरपी एक पॉइंट है, और ल्यूकोसाइटोसिस यानी टीएलसी काउंट मोर देन 11,000 है, 12, 13, 14, 15,000 आ गया, तो इसका भी एक पॉइंट है। और इसके साथ अगर पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री है रोमेटिक फीवर की, तो उसका भी एक पॉइंट आ जाता है। ये माइनर क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूड होता है। और अर्थरल्जियाज के पेशेंट को पेन्स हैं, जॉइंट इन्फ्लेम नहीं है लेकिन जस्ट पेन है। तो अगर माइनर क्राइटेरिया में फिर हम ये देखते हैं कि अगर 1 मेजर हो और उसके साथ 3 माइनर हो, तो ये भी रूमेटिक फीवर बन जाएगा। या 5 माइनर हो और उसके साथ हम थ्रॉट स्वैब कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाएं, वो पॉजिटिव आ जाए, और एएसओ टाइटर रेज्ड हो, तो फिर माइनर क्राइटेरिया 5 अलॉन्ग विद कल्चर अगर सपोर्ट कर रहा है, एएसओ टाइटर सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन पेशेंट्स को भी हमने ऑन द लाइन ऑफ रोमेटिक फीवर रखना है। तो रोमेटिक फीवर के अंदर हम डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? या तो 2 मेजर क्राइटेरिया पूरे हो जाएं, कार्डाइटिस के, माइग्रेटरी आर्थराइटिस के। तो अगर कुछ और नहीं भी मिलता, स्टिल दिस इज रोमेटिक फीवर। अगर जो 5 क्राइटेरिया है मेजर के, एरिथीमा मार्जिनेटम है, सबकुटेनियस नड्यूल्स हैं, सिंडम कोरिया है, सिंडम कोरिया अर्ली नहीं आता, और कार्डाइटिस, माइग्रेटरी आर्थराइटिस, यानी माइग्रेटरी आर्थराइटिस था, कार्डाइटिस नहीं था, और उसके साथ फिर 3 माइनर आ जाए कि पेशेंट को अर्थल्जिया यानी पेन हो, या ल्यूकोसाइटोसिस हो, सीआरपीएसआर में से कोई एक चीज रेज हो, और इसके साथ ये है कि हमारे पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री है रोमेटिक हार्ट डिजीज की, रोमेटिक फीवर की। तो अगर इनमें से कोई 3 पॉजिटिव आ जाए और उधर से एक मेजर पॉजिटिव है, स्टिल दिस इज रोमेटिक फीवर। और इसके अगर जस्ट 5 हैं माइनर क्राइटेरिया, मेजर कोई नहीं है, कोई आर्थराइटिस नहीं है, कोई पेशेंट को हमारे पास कार्डाइटिस नहीं है, कोई सिंडम कोरिया नहीं है, कोई एरिथीमा मार्जिनेटम नहीं है, कोई सबकुटेनियस नड्यूल्स नहीं है, मेजर सारे नहीं है, लेकिन माइनर क्राइटेरिया 5 हैं और उसके साथ एएसओ टाइटर रेज हैं, या हमारे पेशेंट के अंदर थ्रॉट स्वैब कल्चर एंड सेंसिटिविटी पॉजिटिव आ रहा है, तो स्पेशली एएसओ टाइटर रेज होंगे, तो 5 माइनर प्लस एएसओ टाइटर, तो स्टिल दिस इज रोमेटिक फीवर। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, जब भी हमने किसी पेशेंट को फीवर के साथ अप्रोच करना है रोमेटिक फीवर के लिए, तो हमने ये सारी चीजें काउंट करनी। तो हमने हिस्ट्री पे उसका देखना है कि भाई उसको ज्वाइंट पेन है या ज्वाइंट इन्फ्लेम्ड है। अगर ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन है यानी चारों साइंस पूरे हैं, तो ये मेजर क्राइटेरिया हो गया। अगर जस्ट पेन है तो माइनर क्राइटेरिया का एक नंबर हो गया। इसी तरह फिर हमने कार्डाइटिस देखा हिस्ट्री के ऊपर, पेशेंट पाल्पिटेशन के साथ आता है, चेस्ट पेन है, और पेरिकार्डाइटिस वाला पेन है कि यानी पेशेंट लेटता है तो पेन बढ़ जाता है, फॉरवर्ड बेंडिंग से पेन कम हो जाता है। तो ये फिर मेजर क्राइटेरिया के अंदर आ जाएगा। तो खैर हम अब आ जाते हैं, हमने हिस्ट्री के ऊपर पेशेंट से क्या क्या हमारे पास पॉजिटिव थी कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की फीवर की हिस्ट्री थी, उसके साथ पेशेंट को या तो चेस्ट पेन था या ज्वाइंट पेन था, और जो क्लासिकल पिक्चर होगी उसमें ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये रोमेटिक फीवर है। और जॉइंट्स बेसिकली इन्फ्लेम्ड हैं, और जो जो इसकी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट का नंबर है वो 2 to 5 होते हैं।
अब देखें एक पेशेंट हमारे पास आया सिंगल ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन के साथ, नी ज्वाइंट है और हाई ग्रेड फीवर है, तो इसको इसमें तो और कोई उसको कार्डाइटिस नहीं है, तेज रात सोया था सुबह बुखार हो गया, तो फिर हम इसको सेप्टिक आर्थराइटिस पे सोचेंगे, तो उसमें सिंगल ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे 2 to 5 ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट होती है इन केस ऑफ रूमेटिक फीवर। तो ये डिफरेंस हमने लाजमी याद रखना है, क्योंकि जब हम किसी भी पेशेंट को अप्रोच करते हैं तो हम उसके हर एंगल से सोच रहे होते हैं। तो खैर, अब हमने इनकी पल्स देखी, तो जब हम इनकी पल्स देखेंगे तो पल्स टैकीकार्डिया होता है, फीवर के साथ टैकीकार्डिया होता है। और इसके अलावा दूसरा ये है कि जो रूमेटिक फीवर है, इसके अंदर मोस्टली जो इन्वॉल्व वॉल्व होते हैं एंडोकार्डियम इन्फ्लेमेशन की वजह से, या तो माइट्रल वॉल्व इन्वॉल्व होता है या एओर्टिक वॉल्व इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अब इन्फ्लेमेशन के 4 साइन में पहला साइन है रेडनेस, दूसरा साइन है एडीमा, तीसरा साइन है हॉटनेस यानी टेम्परेचर एलिवेटेड, और इसके साथ लॉस ऑफ फंक्शन। अब अगर एयोर्टिक फंक्शन लॉस होता है एयोर्टिक वाल्व का या माइट्रल का, तो अगर उसका फंक्शन नहीं आ रहा पेशेंट के अंदर तो क्या होगा? अगर एयोर्टिक फंक्शन लॉस है तो एयोर्टिक रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी एयोर्टिक वाल्व अब बंद ही नहीं हो पा रहा, तो जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करके एयोर्टा से बाहर फेंकते हैं वो वापस आ रहा है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। या माइट्रल वाल्व काम नहीं कर रहा, माइट्रल वाल्व का फंक्शन लॉस हो गया है ड्यू टू एडिमा, तो माइट्रल वाल्व क्लोज होता है जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है ताकि एयोर्टा से ब्लड फेंके बॉडी के अंदर और वापस वो एलए में ना जाए, तो लेफ्ट एट्रियम में ना जाए। तो अब माइट्रल वाल्व कंप्रोमाइज है, तो उससे वो हमारा जो पेशेंट का ब्लड है वो एलए में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इससे मरमर भी प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ पे जो पल्स के ऊपर एक टिपिकल हमें फीचर मिलता है वो होती है वाटर हैमर पल्स। तो वाटर हैमर पल्स एयोर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर होती है कि एकदम से पेशेंट की पल्स आएगी और फिर ना गायब हो जाएगी। तो इसका एक प्रॉपर मेथड होता है कि आप पल्स पे हाथ रखते हैं इसी तरह और ऊपर उठाते हैं तो पल्स गायब हो जाती है। तो इसका मतलब ये वाटर हैमर पल्स, एंड दैट इज द फीचर ऑफ एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, एंड वन ऑफ द कॉज ऑफ एयोर्टिक रिगर्जिटेशन दैट इज रूमेटिक फीवर, एक्यूट रूमेटिक फीवर। तो हमने पल्स देख ली, उसमें हमें टैकीकार्डिया मिला, यानी पल्स मोर देन 100 बीट्स पर मिनट में नहीं, और साथ हमारे पेशेंट में एयोर्टिक रिगर्जिटेशन वाली पल्स मिली। फिर हम इनके वही एरिथीमा मार्जिनेटम देखते हैं फोर आर्म्स के ऊपर, वो तो नहीं है, अगर वो होता है तो उसको हम लिख लेते हैं। फिर हम इनका ब्लड प्रेशर लेते हैं, और इसी तरह सबकुटेनियस नोड्यूल्स भी देखते हैं। मोस्टली सबकुटेनियस नोड्यूल हमें मिलते नहीं है, बहरहाल हमने एग्जामिनेशन करना है। फिर हम इनका ब्लड प्रेशर देखते हैं। जो रोमैटिक फीवर है ये वर्स हो सकता है इनटू द एक्यूट हार्ट फेलुअर, कि पेशेंट को हार्ट फेलुअर डेवलप हो जाए ड्यू टू रोमैटिक फीवर, तो उसमें फिर प्रेशर कम होंगे, 90-60 से कम आ रहे हैं। अब आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो हम पढ़ेंगे सिंपल रोमैटिक फीवर, कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो जब हार्ट फेलियर होता है पेशेंट को तो उसके अंदर हमारे पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, 90-60 से कम हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर की ये सिग्निफिकेंस है। फिर हमने इनका ऑक्सिलरी टेम्परेचर देखना है। तो जब हम इनका ऑक्सिलरी टेम्परेचर देखेंगे तो फीवर है ना, तो फीवर माइनर क्राइटेरिया के अंदर भी एक पॉइंट है फीवर का। तो फीवर का मतलब ये होता है कि अगर टेम्परेचर कोर बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो तो वो फीवर है। तो हम देखेंगे 99, 100, 101 इस तरह का आपको अगर फीवर मिल रहा है ऑक्सिलरी टेम्परेचर के ऊपर, तो माइनर क्राइटेरिया के अंदर एक नंबर ऐड हो जाएगा। फिर हमने इसका रेस्पिरेटरी रेट देखना है। तो रेस्पिरेटरी रेट यहाँ पे पेशेंट टेकिपनेक हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारे पेशेंट की 4 किस्म की पैथोलॉजीज में ना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। एक कार्डियोजेनिक पैथोलॉजी, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, हार्ट फेलुअर है, वल्व्यूलर हार्ट डिजीज है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा क्योंकि उसकी सैचुरेशन ही पूरी जो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजनेशन है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो टेकिपनेक होगा पेशेंट। इसी तरह रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी, ब्रोंकियल एस्थमा, सीओपीडी, एलआरटी, उसमें टेकिपनेक होता है पेशेंट। इसी तरह एक्यूट किडनी इंजरी, अगर एक पेशेंट को सीकेडी है या एक है उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। इसी तरह एनीमिया है तो उसके अंदर हमारे पेशेंट के अंदर एनीमिक पेशेंट में भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। तो रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 20 ब्रेथ्स पर मिनट हमें मिल सकता है। इसके साथ हमने इन पेशेंट के अंदर देखना है कि नेक वेन्स देखनी है कि उसकी जेवीपी रेज तो नहीं है। तो पेरिकार्डाइटिस के केस के अंदर हमारे पेशेंट में अगर कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो तो एक साइन मिलता है जिसको बोलते हैं कुस्माल साइन। तो जब हम इंस्पिरेशन करते हैं ना तो इस इंस्पिरेशन पे वैसे जेवीपी फॉल करती है, लेकिन कुस्माल साइन में अपोजिट हो जाता है
कि उसमें जेवीपी रेज कर जाती है। तो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस वैसे ट्यूबरकुलोसिस के केस में होती है, लेकिन उसमें फिर लॉन्ग टर्म हिस्ट्री होती है। खैर हमने जेवीपी देखनी है इन पेशेंट की। फिर हमने इनकी आईज देखनी है, टू सी द पेलर, टू सी द जॉन्डिस, टू सी द कंजक्टिवाइटिस। फिर हमने नोज देखना है, तो ये अनरिमार्केबल। फिर हमने थ्रॉट देखना है। तो वो एक्यूट फेज के अंदर जब रूमेटिक फीवर होगा ना, रूमेटिक फीवर बेसिकली होता है 2 to 4 या 6 वीक्स के बाद, आफ्टर द बैक्टीरियल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्पेशली फ्रेंजाइटिस। तो इस केस में हो सकता है कि हमारे पेशेंट का थ्रॉट नॉर्मल हो। तो बहरहाल ये हम इस वजह से रूल आउट कर रहे होते हैं, पेशेंट हमारे पास फीवर के साथ है ना, तो हम ये देखना है कि उसको फ्रेंजाइटिस तो नहीं है, उसको रेनाइटिस तो नहीं है। तो यहाँ पे थ्रॉट के एग्जामिनेशन हमें अनरिमार्केबल मिलेगा, यानी कोई रेडनेस नहीं है, कोई कंजस्टन नहीं है, कोई एडीमा नहीं है। तो ये हमें अनरिमार्केबल मिलेगा। फिर हमने इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है, हमने इनका चेस्ट देखनी है। तो प्रीकार्डियम की हम पल्पेशन करेंगे, तो पल्पेशन के ऊपर हमें जर्नलाइज टेंडरनेस पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि हार्ट इन्फ्लेम्ड है। इन्फ्लेम्ड हार्ट है, पेरिकार्डियम है, तो हमें एक तो ये मिलेगी, दूसरी हमें पेरिकार्डियल रब मिल सकती है, पाल्पेबल मर्मर मिल सकता है। तो रोमैटिक माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर भी मिल सकता है माइट्रल एरिया में, एयोटिक एरिया में एयोटिक रिगर्जिटेशन का मर्मर भी मिल सकता है। तो पाल्पेबल मर्मर हमने देखना है, टेंडरनेस देखनी है पल्पेशन के ऊपर, और हमने देखना है कि कोई फ्रिक्शन रब तो नहीं आ रही। अब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये पेरिकार्डियल रब है या प्लूरल रब है? तो पेशेंट को हम कहते हैं कि सांस रोक ले। तो सांस जब पेशेंट रोकेगा तो प्लूरा तो रब करना छोड़ देंगी, लेकिन हार्ट हमारा चल रहा है। तो अगर रब आ रही है ऑन पल्पेशन, जब पेशेंट ने सांस रोक लिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये पेरिकार्डियल रब है। और अगर पेशेंट सांस रोके और रब खत्म हो जाए, इसका मतलब ये कि प्लूरल रब है, प्लूरा रब नहीं कर रही आप आपस में पैराइटल और विसरल प्लूरा। तो एग्जामिनेशन में पाल्पेशन के ऊपर हमें टेंडरनेस पॉजिटिव मिल सकती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पेशेंट के अंदर जो रब है वो पॉजिटिव मिल सकती है, कोई पाल्पेबल मर्मर मिल सकता है। फिर हमने करनी है चेस्ट ऑस्कल्टेट। तो ऑस्कल्टेशन के ऊपर हमने फिर फोकस करना होता है कि कोई मर्मर तो नहीं है। तो जो माइट्रल रिगर्जिटेशन है, माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर पैन सिस्टोलिक होता है। तो ये भी हम इस सीरीज में ना इंशाल्लाह वल्वुलर हार्ट डिजीजेस के मरमर देखेंगे। तो खैर मैं आपको इतना समझा देता हूँ कि मरमर तब होगा जब कोई स्टीनोसिस होगी या टर्बुलेंट फ्लो होगा, रिगर्जिटेशन होगी। अब माइट्रल वॉल्व ना आपका काम नहीं कर रहा, लॉस ऑफ फंक्शन है ड्यू टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो हार्ट ने कंट्रैक्ट किया लेफ्ट वेंट्रिकल ने, अब ब्लड जाना था एयोर्टा से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, लेकिन वो रिफ्लक्स बैक हुआ थ्रू द माइट्रल वॉल्व इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो देखें पूरा हार्ट ऐसे कंट्रैक्ट कर रहा है पूरी सिस्टली में, तो उस दौरान ब्लड सारा जा रहा है पीछे एल के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो ये पैन सिस्टोलिक मर्मर मिलता है। तो पैन सिस्टोलिक मर्मर ऑन एग्जामिनेशन ऑस्कल्टेशन के ऊपर। इसी तरह जब इन्फ्लेमेशन होती है एंडोकार्डियम की, तो वेजिटेशन बेसिकली हम बोलते हैं बैक्टीरियल थ्रोम्बाई को, वो बनते हैं वॉल्स के ऊपर। तो उससे हमारे पेशेंट के अंदर जब अगर माइट्रल वॉल्व के एरिया के ऊपर वेजिटेशन बनी है, तो जब हार्ट एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे डायस्टली के दौरान, तो उसमें फिर टर्बुलेंस आएगी। तो एक मिड डायस्टोलिक मर्मर भी हमें हमारे पेशेंट में मिल सकता है इन केस ऑफ रोमैटिक हार्ट डिजीज, इन केस ऑफ एक्यूट रोमैटिक फीवर। और इसी तरह आयोटिक वाल्व अगर इन्फ्लेम्ड है तो वो अपना काम ठीक नहीं कर रहा, तो जब पेशेंट का हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा डायस्टली के दौरान, उसका लेफ्ट एट्रियम, तो उसमें ब्लड रिफ्लक्स बैक करेगा, तो उससे एक अर्ली डायस्टोलिक मर्मर भी मिल सकता है। तो पैन सिस्टोलिक मर्मर, मिड डायस्टोलिक मर्मर और अर्ली डायस्टोलिक मर्मर। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर इज द फीचर ऑफ एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, मिड डायस्टोलिक माइट्रल स्टीनोसिस ड्यू टू वेजिटेशन, और लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जा रहा है, तो उस वजह से हमारे पेशेंट में पैन सिस्टोलिक मर्मर मिल सकता है। तो ये हमने ऑस्कल्टेशन के ऊपर देखना है कि मर्मर तो नहीं। अभी हम इसको कंफर्म आगे फिर इको पे करेंगे। तो यहां तक मैंने आपको ये पढ़ाया कि एग्जामिनेशन के ऊपर हमारे पेशेंट में टैकीकार्डिया, वाटर हैमर पल्स मिल सकती है ड्यू टू एयोर्टिक रिगर्जिटेशन। फिर हमारे पेशेंट में एरिथमिया मार्जिनेटम सबक्यूटेनियस नोड्यूल मिल सकते हैं एग्जामिनेशन पे। ब्लड प्रेशर लो मिल सकता है, ऑक्सीजन टेम्परेचर एलिवेटेड मिल सकता है, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस का फीचर आ सकता है हमारे, यानी जेवीपी रेज हो जाएगी वाइल इंस्पिरेशन। हालांकि जेवीपी को डिक्रीज होना चाहिए इंस्पिरेशन पे, क्योंकि चेस्ट कैविटी तो एक्सपैंड कर रही है ना, तो ब्लड फिल होना चाहिए इनटू द आरए राइट एट्रियम में, लेकिन क्योंकि कंस्ट्रिक्शन है आगे,
तो दैट्स वाई जेवीपी रेज मिल सकती है। और पल्पेशन के ऊपर टेंडरनेस पॉजिटिव मिलेगी, मिल सकती है, पाल्पेबल मर्मर मिल सकता है, पेरिकार्डियल रब मिल सकती है, और इसके साथ ये है कि मर्मर मिल सकते हैं, पैनसिस्टोलिक भी, मिड डायस्टोलिक भी, अर्ली डायस्टोलिक भी, और हमारे पेशेंट के अंदर यहाँ पे जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो यहाँ पे भी रब पॉजिटिव मिलेगी। ऑस्कल्टेशन पे भी कन्फर्म हम इसको कर लेंगे। तो ऑस्कल्टेशन हम करवाएं पेशेंट को, उसको कहें सांस रोक ले, जब पेशेंट सांस रोक ले और रब खत्म हो जाए तो इसका मतलब ये कि ये प्लूरल रब है। और अगर सांस रोकने पे रब आती रहे, इसका मतलब हार्ट तो कंट्रैक्ट कर रहा है और हमारी विसरल और पेराइटल जो पेरिकार्डियम है वो रब कर रही है। तो इस यहाँ पे पैथोलॉजी है। तो साथ हम इनका ना लंग्स ऑस्कल्टेट करेंगे, क्योंकि एक्यूट हार्ट फेलियर जब लेफ्ट साइड की वेलुलर पैथोलॉजी आती है ना, लेफ्ट में एयोटिक रिगर्जिटेशन या एयोटिक स्टेनोसिस हो, या माइट्रल स्टेनोसिस या माइट्रल रिगर्जिटेशन हो, तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। तो उसमें बैक फ्लो बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो बेदल क्रैफ्ट्स मिलते हैं। तो हम चेस्ट की ऑस्कल्टेशन करेंगे, बेदल क्रैफ्ट्स तो नहीं है। तो अगर पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो उसमें हो सकता है कि बेदल क्रैफ्ट्स ना हो। एनीवे आपने चेस्ट की ऑस्कल्टेशन करनी है ये देखने के लिए कि पेशेंट को बेदल क्रैफ्ट्स हैं कि नहीं है। तो यहाँ तक मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन है तो वो पूछ लें, फिर मैं आपको इन्वेस्टिगेशन पढ़ाता हूँ और फिर हम इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ दिस पैथोलॉजी। कुछ समझ आया या सारा ऊपर से गुजर गया है? डॉक्टर तुफैल, डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर उसामा, डॉक्टर रताबा, इब्तिहाज, वजिया, कि हम कब सोचेंगे कि रोमेटिक फीवर है या कुछ और है? डॉक्टर हनान, आगे चलें या कोई क्वेश्चन आपका है तो पूछ लें आप। ओके, थैंक यू सो मच। ये इसका ना मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर। तो इन्वेस्टिगेशन की ना एक वाई होना चाहिए कि भाई मैं ये इन्वेस्टिगेशन क्यों करवा रहा हूँ। तो हम वेरी सिंपल इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, सीबीसी, ये देखने के लिए कि इसमें ल्यूकोसाइटोसिस तो नहीं है, क्योंकि ल्यूकोसाइटोसिस मतलब ये है कि 11,000 से ज्यादा काउंट होगा। और ल्यूकोसाइटोसिस वन ऑफ द माइनर क्राइटेरिया है रूमेटिक हार्ट डिजीज का। तो इसमें टीएलसी काउंट रेज मिलेगा, नंबर वन। नंबर टू ये है कि इन पेशेंट्स के अंदर हमने ईएसआर और सीआरपी भी करवानी है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं कि इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है बॉडी के अंदर। तो इसमें ईएसआर रेज मिलता है या सीआरपी रेज मिलता है तो उसका भी एक नंबर है माइनर क्राइटेरिया के अंदर। तो ये पहला तो हमने देखना है सीबीसी विद ईएसआर। सेकंड नंबर पे ये है कि हम इन पेशेंट की करवाते हैं, जब भी कोई पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आएगा तो हम उसकी ईसीजी लाजमी करवाते हैं। ईसीजी हम इस वजह से करवा रहे होते हैं कि भाई कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज तो नहीं है, वो तो हमें टाइम ही नहीं देगी। तो जब हम इनकी ईसीजी करवाएंगे, क्योंकि इसमें पेरिकार्डाइटिस है, पूरे की पूरा हार्ट इन्फ्लेम्ड हुआ पड़ा है, तो हमारे पेशेंट में जो फाइंडिंग आएंगी वो एक तो ये आ सकता है कि हमारे हर जो जितनी भी लीड्स है ना, V1, AVL, V5, V6, V4, V2, 2, 3, AVF, सारों में ना एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी सारी लीड्स के अंदर। तो ऑल लीड्स के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिल सकती है। और दूसरा ये है कि ड्यू टू पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि हमारा जो बंडल ब्रांच पड़े होते हैं वो इन्हीं के अंदर पड़े होते हैं, तो एवी नोड आपका, तो इसमें ना ये हो सकता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो कंडक्शन के डिफेक्ट्स आ सकते हैं। यानी पेशेंट को फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो। तो फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो बेसिकली होता है ना, उसके अंदर हम देखते हैं कि पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा होता है फर्स्ट डिग्री के अंदर। कोई बीट स्किप नहीं करती, जस्ट पीआर प्रोलॉन्ग है कि एट्रिया थोड़ा सा कंट्रैक्ट करता है, फिर एक डिले आता है, फिर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है। तो पी आर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन ईसीजी पे मिलेगी। और अगर उसके बाद कोई बीट मिस हो जाए, वन मिस हो जाए, तो ये सेकंड डिग्री ब्लॉक के अंदर आ जाता है। फिर सेकंड डिग्री के ना आगे दो टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2। हम इसमें झगड़े नहीं पड़ते, हम ये कहते हैं कि भाई पेरिकार्डियल, जब पेरिकार्डाइटिस होता है, जब रूमेटिक फीवर की हम ईसीजी देखेंगे तो एक तो सारी की सारी ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन होंगी। दूसरा ये है कि हमारे पेशेंट के अंदर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्गेशन या बीट स्किप हो सकती है। तो ये होगी ईसीजी पे फाइंडिंग। यानी इस्कीमिक हार्ट डिजीज नहीं होगा कि 2, 3 AVF में जस्ट अगर एलिवेशन है तो आप फिर ट्रॉप करवाएंगे, भाई ट्रॉप तो रेज नहीं है। तो हमने सीबीसी करवाई, ईसीजी करवाई और हमने एक चेस्ट एक्सरे करवाना है।
तो जब हम इनका चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, क्योंकि पैन कार्डाइटिस है, कार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन बाय डेफिनेशन में इनके साइज इंक्रीज हुआ है, एडीमा है, लॉस ऑफ फंक्शन है, तो अब हार्ट का साइज बड़ा हुआ होगा तो कार्डियोमेगैली मिलेगी। तो चेस्ट एक्सरे के ऊपर हम कार्डियोमेगैली देखेंगे, ईसीजी के ऊपर हम पेरिकार्डाइटिस के फीचर देखेंगे, सीबीसी विद ईएसआर के ऊपर हम ल्यूकोसाइटोसिस, और उसके साथ हम इन पेशेंट को देख रहे होते हैं साथ में ईएसआर सीआरपी रेज है तो ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। इसके साथ हम इन पेशेंट का फिर करवा लेते हैं थ्रॉट स्वैब कल्चर, ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई कौन सा बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया को हमने किस एंटीबायोटिक से ट्रीट करना है बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक। तो थ्रॉट स्वैब कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा लेंगे। दूसरा, हम इन पेशेंट का एएसओ टाइटर करवा लेंगे। तो हिस्ट्री के साथ एग्जामिनेशन और फिर हम फर्दर क्लोज आते जा रहे हैं। तो एएसओ टाइटर बच्चों के अंदर इसका अपना एक यूनिट होता है, तो आप इतना याद रखेंगे अगर 300 से ज्यादा है बच्चों में तो ये सिग्निफिकेंट है, और अडल्ट में अगर 200 से ज्यादा है, 30 साल का पेशेंट आप एएसओ टाइटर करवाते हैं वो 1000 आया हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो जो माइनर क्राइटेरिया जब होंगे ना, इनकी जो सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि हम इन्हीं क्राइटेरियाज को फिर अप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर हम रोमैटिक फीवर ट्रीट कर लेंगे, ये पेशेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट हो के माइट्रल स्टीनोसिस, एयोर्टिक स्टीनोसिस, एयोर्टिक रिगार्ज, माइट्रल रिगार्ज नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर ये बन गए फिर जाहिर बात है इनको फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, हार्ट फेलियर में पेशेंट जा रहा होगा। सो एएसओ टाइटर हमने करवाना है। एक तो हमने सीबीसी चेस्ट एक्सरे ईसीजी करवा ली, उसमें हमने उसकी फाइंडिंग देख ली। साथ हमने एएसओ टाइटर थ्रॉट स्वैब कल्चर सेंसिटिविटी, थ्रॉट स्वैब कल्चर सेंसिटिविटी हमें ये बता देगा अभी बैक्टीरिया एग्जैक्ट कौन सा है, क्योंकि एक ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं, और उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्टिव है। और दूसरा, एएसओ टाइटर का मतलब ये है कि एएसओ बेसिकली एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन जो एंटीबॉडी है ना वो बता रहा होता है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, यानी टाइटर बने हैं जो कि अब हार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइंट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो वो रेज अगर 300 से ज्यादा चिल्ड्रंस में, यानी 12 साल से कम एज है, तो 300 से ज्यादा के सिग्निफिकेंट है, और अडल्ट में 200 से ज्यादा आ गए तो ये सिग्निफिकेंट है, मतलब ये रोमैटिक फीवर हो सकता है। और इसके साथ हम इन पेशेंट का करवा लेते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आरपीएम, क्योंकि हमने इन पेशेंट को अभी ट्रीट करना है, तो उसमें स्टीराइड्स का रोल है, एस्पिरिन का रोल है, तो वो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं। तो हमने यहाँ तक जो डायग्नोसिस बनाया, डायग्नोसिस आप रोमैटिक फीवर कैसे बनेगा कि या तो दो मेजर क्राइटेरिया क्लिनिकली पूरे हो रहे थे, या हमारे पेशेंट के अंदर पूरा हो रहा था वन मेजर क्राइटेरिया था और कोई माइनर थे, तीन माइनर, पांच माइनर थे, पेशेंट को था, फीवर था, एसआरसीआरपी था। तो ये पांच क्राइटेरिया, और हमने थ्रॉट स्वैब करवाया, एएसओ टाइटर करवाया, वो भी पॉजिटिव आ गया, जिसका मतलब ये रोमैटिक फीवर है। तो अब हमने इनको ट्रीट करना है, तो हमने सबसे पहले इनको बेड रेस्ट करवाना है। तो हम वो पेशेंट को हम घर भेजेंगे जिनको हार्ट फेल्योर नहीं होगा। हार्ट फेल्योर वाला, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर होता है, तो ऑर्थोपनिया पीएनडी, अब उसकी ना हार्ट फेल्योर की क्लासिफिकेशन है। तो इंशाल्लाह ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की ना रिपीटेडली से, कि हम इसको ना चलाते चले जाएंगे जहां तक हो सका, अंटल की हमारी ये सारी चीजें कवर हो जाएं। तो हम हार्ट फेल्योर पे भी लेक्चर्स रखेंगे, हम इंशाल्लाह वल्वुलर हार्ट डिजीजेस पे भी रखेंगे, मर्मर्स पे भी रखेंगे। तो हम इसको ना बड़े शौक से पढ़ेंगे। तो खैर, हार्ट फेल्योर अगर इस तरह हो कि पेशेंट चल ही नहीं सकता, उसको चलते ही सांस फूल जाता है, या रेस्टिंग पे उसका सांस फूल रहा है, तो फिर हम इस पेशेंट को एडमिट करते हैं, और एडमिशन के बाद हम ट्रीटमेंट कराते हैं। हमने फिर इसको साथ ही हार्ट फेल्योर ट्रीट करना होता है। और अगर उसको हार्ट फेल्योर नहीं है, उसको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं हो रही है सच, तो फिर हम इन पेशेंट्स के अंदर ट्रीटमेंट, इसको घर पे ही हम डिस्चार्ज एंड रेफर टू होम कर देंगे, और साथ हम इन पेशेंट को स्टार्ट करवा देंगे मेडिसिन। तो मेडिसिन के अंदर सबसे पहले हमने इनको एंटीबायोटिक देनी है। इंजेक्शन हमारे पास आता है बेंजीबायोटिक, ये बेंजाथीन पेनिसिलिन है। तो इसकी डोज होती है 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट, डे 1 पे लगाएंगे और डे 10th पे लगाएंगे। तो हमने इंजेक्शन बेंजीबायोटिक दिया। अगर पेशेंट पेनिसिलिन सेंसिटिव है, तो फिर टैबलेट आती है हमारे पास इरिथ्रोसिन, ये इरिथ्रोमाइसिन है। इसकी हमने स्टार्ट करवानी होती है 500 mg सुबह और 500 mg शाम को 10 दिन देनी होती है। तो हम बेंजीबायोटिक इंजेक्शन दे दें या इरिथ्रोसिन दे दें, दोनों ठीक हैं। और साथ हम इनको एस्पिरिन स्टार्ट करवाते हैं।
तो एस्प्रिन के अंदर टैबलेट हमारे पास आती है डिस्प्रिन, 300 mg की टैबलेट आती है। इसकी डोज होती है 60 mg से लेकर 120 mg तक। अब मैंने ना जो 40 किलो यहाँ पे वजन लिखे ना, उसकी एक लॉजिक है, क्योंकि मोस्टली पेशेंट इसी तरह 10 से 20 साल के दरमियान आते हैं। अगर हम 40 किलो का हमारे पास पेशेंट है तो भी हमारे लिए डोज कैलकुलेट करना आसान है, 20 किलो का है तो भी आसान है, 30 किलो का है तो भी आसान है। तो 60 mg पर केजी के हिसाब से हम इसको एस्प्रिन देंगे, इनटू डिवाइडेड 6 डोजेज भी दे सकते हैं, 4 डोजेज भी दे सकते हैं। हम 4 डोजेज में देंगे ताकि पेशेंट के लिए लेना आसान हो जाए, खाना आसान हो जाए। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 60 mg पर केजी से दे रहे हैं, पेशेंट है 40 किलो का, उसके बन जाएंगे 2400 mg। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको 4 डिवाइडेड में देते हैं तो 600 mg हम देंगे 6 घंटे, तो 24 आवर के अंदर 2400 mg हो जाएंगे। तो 60 मतलब 40 यानी 60 mg पर केजी, 40 केजी के लिए 2400, उसको हमने डिवाइड कर दिया 4 डोजेज पे। हर 6 घंटे बाद आप इसको 300 mg देना चाहें। अब एक गोली होती है 300 mg की, तो हमने इसको 2 गोलियां अगर दे दी तो 600 mg बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम टैबलेट डिस्प्रिन, 40 किलो का पेशेंट होगा तो 40 किलो के पेशेंट को हम 2 गोलियां देंगे हर 6 घंटे बाद, और 10 डेज देंगे। और अगर 20 किलो का है तो हम आधी एक गोली दे देंगे, और अगर 30 किलो का है तो 1.5 टैबलेट दे देंगे हर 6 घंटे बाद। तो क्यूआईडी में हमने 10 दिन के लिए ये दिया। अगर पेशेंट को है कार्डाइटिस अलॉन्ग विद आर्थराइटिस, फिर हम इनको स्टीराइड भी देंगे। तो प्रेडनिसोलोन इज द स्टीराइड ऑफ चॉइस। तो टैबलेट रेपिकॉट आती है, 1 mg पर केजी इसकी डोज होती है। तो हमने इन पेशेंट को टेपर ऑफ करते हुए चलाना है। स्टार्ट में हम 1 mg पर केजी से ही देते हैं। तो 40 किलो का पेशेंट है तो 40 mg बन जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि 5 mg वाली 8 गोलियां बन जाएंगी। सो टैबलेट रेपिकॉट 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर, 5 दिन, फिर 3 सुबह 3 दोपहर अगले 5 दिन। ये पहली दफा हमने 10 दिन की दवाई दी। साथ हमने इन पेशेंट को स्टीराइड इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, एस्प्रिन इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस से बचाने के लिए ओमेप्राजोल दिया। तो कैप्सूल ओमेगा 40 mg सुबह नाश्ते से पहले, और फीवर के लिए हमने इनको पैनाडॉल 2 गोलियां हर 8 घंटे बाद। और इसके साथ हम इन पेशेंट को विटामिन डी देंगे हर हफ्ते, ताकि स्टीराइड इंड्यूस्ड पेशेंट को मायोपैथी ना हो जाए। ऑलरेडी ज्वाइंट स्टिफ हैं, मसल की मूवमेंट्स नहीं है, हम स्टीराइड दे रहे हैं, वो और मायोपैथी करवाते हैं, तो वर्स ना हो जाए, इसलिए हम विटामिन डी देते हैं। पहली दफा हमने 10 दिन की दवाई दी, इंजेक्शन बेंजीबियोटिक दिया। अगर पेंसिलिन सेंसिटिव है, अगर पेंसिलिन सेंसिटिव नहीं है, यानी पेंसिलिन अगर पेशेंट एलर्जिक टू पेंसिलिन है, फिर हम इरिथ्रोमाइसिन दे देंगे, जो कि इरिथ्रोसिन के नाम से आती है। 500 mg सुबह, 500 mg शाम को 10 दिन। और अगर नहीं है पेशेंट एलर्जिक टू पेंसिलिन, फिर हम इंजेक्शन बेंजीबियोटिक दे देंगे। इसकी डोज होती है 12 लाख या 1.2 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट। पहली दफा लगाएंगे, फिर 10 दिन बाद इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। दूसरे पे हमने डिस्प्रिन 4 डोजेज, 40 किलो का पेशेंट है तो 2 गोलियां हर 6 घंटे बाद, 30 किलो का है तो 1.5, 20 किलो का है तो 1 गोली। ये इसकी डोज बन जाएगी। 300 mg की एक टैबलेट होती है। ओमेप्राजोल दिया ताकि गैस्ट्राइटिस ना हो जाए, पैनाडॉल दिया फीवर के लिए, और साथ हमने विटामिन डी दे दिया। 10 दिन बाद हमने किया पेशेंट को फॉलो अप। जब अब इतना ऑप्टिमम ट्रीटमेंट देंगे ना, तो नहीं है पॉसिबल कि पेशेंट कॉम्प्लिकेट करे। अब एक इसके साथ हो सकता है कि पेशेंट को ना लोड में चला जाए। वो उसकी लॉजिक ये है कि हमारे जो स्टीराइड्स हैं ये भी बेसिकली वाटर एंड साल्ट रिस्ट्रिक्शन करवाते हैं। तो अगर इस तरह का फीचर आता है कि पेशेंट पेरिऑर्बिटल पफिनेस या पीडल एडिमा के साथ आता है, तो सेकंड विजिट के ऊपर हम इनकी इको भी करवाते हैं। इको करवा लेंगे, पहले विजिट पे भी आप करा सकते हैं, सेकंड विजिट पे हम इसलिए इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कितनी है, और कोई वेजिटेशन तो नहीं बन रही। तो खैर हमने इको इनकी प्लान की। अगर पेशेंट को पेरिऑर्बिटल पफिनेस, कोई पल्मोनरी एडिमा, कोई पीडल एडिमा का फीचर आता है, तो एक टैबलेट आती है स्पाइरोमाइड, तो स्पाइरोनोलेक्टोन है, वो 40 mg आप सुबह स्टार्ट करा देते हो। और अगर नहीं आता तो फिर उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो हमने एसओएस के अंदर रखना होता है। तो खैर हमने 10 दिन के बाद पेशेंट को फॉलो अप किया, पेशेंट इंप्रूव कर गया। हमने दूसरी डोज इंजेक्शन बेंजीबियोटिक की लगा दी। साथ अब हमने इसको मेडिसिन को टैपर करना है, तो हम सीबीसी ईएसआर करवाएंगे, तो वो भी इंप्रूव हो चुके होंगे। तो अब हमने जो टैबलेट डिस्प्रिन दी थी ना, 2-2 गोलियां, वो उसको एक एक कर दें, यानी उसकी डोज 50% रिड्यूस कर दें अगले 10 दिन पे।
और जो रेपिकार्ड हम दे रहे थे, 3-3 गोलियां चल रही थी पहले तो, 5 दिन 5-4 गोलियां चली थी, फिर अगले 5 दिन 3-3, 10 दिन हो गए, फिर आप 2-2 कर दें 5 दिन के लिए, फिर एक एक सुबह शाम कर दें। उसके साथ उमेप्राजोल वैसे चलेगा, फीवर के लिए पैनाडोल वैसे चलेगा, और वाइटामिन डी वैसे चलेगा। आप पेशेंट हमारे पास आया 3rd विजिट के ऊपर, ये वो मैं केस बता रहा हूँ जो कॉम्प्लिकेट नहीं हुआ। कॉम्प्लिकेट अगर हार्ट फेलियर होता है तो हम उसको फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, एस इनहिबिटर्स देंगे, हम उसको डायूरेटिक्स देंगे, और उसमें हम फिर क्लासीफाई भी करेंगे। हमने पेशेंट को दोबारा बुलाया 20th डे के ऊपर, 3rd विजिट आप पेशेंट, पहली दफा आया 10 दिन की दवाई, दूसरी दफा आया 10 दिन की दवाई, अब तीसरी दफा आ गया, अब पेशेंट और इम्प्रूव कर गया। तो अब हमने इसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी है। जो एस्प्रिन चल रही थी उसको हम 75 mg पे ले जाएं। आइडियली होता है कि 81.25 mg इसकी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो हम 75 mg 3 मंथ्स के लिए देंगे, क्योंकि हमारे पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई है, तो कोई वेजिटेशन ना बन जाए, तो उस कोई थ्रम्बस ना बन जाए, उससे बचाने के लिए हम 3 मंथ्स पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर देते हैं एस्प्रिन 75 mg सुबह नाश्ते के बाद, और अगर उससे गैस्ट्राइटिस होता है तो मेप्राजोल। अब हमने स्टेरॉइड नहीं दी तो विटामिन डी देने की जरूरत नहीं है। और जो इंजेक्शन बेंजीबियोटिक है, हमने उसको हर पेशेंट को बताना है कि आपने 1 महीने बाद लगवाना है, हर दफा आपने इनको लगवाना है, हर महीने, अनटिल द एज ऑफ 21 ईयर। जैसे ये पेशेंट 14 साल का लिखा हुआ है मैंने, इसको अब 7 साल लगेंगे हर महीने, ताकि उसको रिकरेंस ना हो इंजेक्शन बेंजीबियोटिक। और अगर पेशेंट आया है से फॉर एग्जाम्पल 19 साल का, अब क्या करें, अब 2 साल के लिए नहीं लगवाने, अब अगले 5 साल के लिए उसको लगाएंगे, अप टू द एज ऑफ 24 ईयर बन जाएगा। तो और इसी तरह अगर एक पेशेंट को रिकरेंस हो जाती है, दोबारा उसको रोमैटिक फीवर आ जाता है, वो फिर आपने वही क्लिनिकली देखना है कि उसको ओलिगो आर्थराइटिस तो नहीं है, माइग्रेटरी कार्डाइटिस तो नहीं है, ईसीजी के ऊपर क्या चेंजेस हैं, माइनर क्राइटेरिया हमने अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हमने देखनी। अगर उसको रिकरेंस होती है तो फिर आप यही इंजेक्शन बेंजीबियोटिक 10 ईयर पे ले जाएंगे। तो जो बेंजाथीन पेंसिलिन का क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर बस फर्स्ट एपिसोड होगी तो हमने 5 साल के लिए, या अप टू द एज ऑफ 21 ईयर, जो इसमें से प्रोलॉन्ग हो, 12 साल का बच्चा 9 साल लगते रहेंगे उसको, हर महीने लगते रहेंगे, क्योंकि अगर ये वर्ष होगी तो माइटल स्टिनोसिस हो जाएगा, वर्ष होगी एओर्टिक रिगार्ज हो जाएगा। तो हमने उस दिन के लिए पेशेंट को बचाना है, तो हमने हर महीने इंजेक्शन लगवाते चले जाना। अब उसको रिकरेंस हो गई है, दोबारा उसको रोमैटिक फीवर हो गया है, तो दोबारा हमने उसी तरह ट्रीट करना है। दिस टाइम जो बेंजीबियोटिक देंगे वो हम 10 साल के लिए देंगे, यानी पेशेंट 20 साल के तो वो अगले 10 साल 30 साल तक लगवाता रहेगा। और अगर पेशेंट को कार्डाइटिस के साथ कोई वेजिटेशन बन गई है, यानी आपने इको करवाई, उसको कोई वेजिटेशन पड़ी हुई थी, तो देन दिस पर्टिकुलर पेशेंट नीड्स इंजेक्शन बेंजीबियोटिक टिल द एज ऑफ 41 ईयर, 41 साल की उम्र तक लगते रहेंगे। और अगर उसको माइटल रोमैटिक हार्ट डिजीज डेवलप कर गई, कोई माइटल स्टिनोसिस हो गया, और उसका फिर क्राइटेरिया बना के वॉल रिप्लेसमेंट का, तो फिर इसको लाइफ लॉन्ग थेरापी चलेगी। तो अगर वॉल रिप्लेस हुआ है, सर्जरी हो गई है, तो फिर लाइफ लॉन्ग बेंजीबियोटिक। अगर पेशेंट को वेजिटेशन पड़ी हुई है कार्डाइटिस के साथ, तो फिर हम इन पेशेंट को अप टू द एज ऑफ 41 ईयर देंगे, या 10। और अगर पेशेंट हमारे पास आया है जिसको कार्डाइटिस था लेकिन कोई वेजिटेशन नहीं थी और रिकरेंस हो रही थी, दूसरी दफा उसको रोमैटिक फीवर हो गया, तो फिर 10 साल लगाएंगे। और अगर पहली एपिसोड है तो उसके बाद 5 साल, या अप टू द एज ऑफ 21 ईयर। तो ये है जी मैनेजमेंट ऑफ रोमैटिक हार्ट डिजीज, एक्यूट रोमैटिक फीवर। इसको हमने फर्दर फिर आगे अगले लेक्चर्स में लेके चलना है। आप बेंजीबियोटिक की बात करें, उसमें ना फिर ओरल पे भी आती हैं, ओरल मेडिसिन में भी आप ये एरिथ्रोमाइसिन 250 mg कंटिन्यू डेली आप कर सकते हो। वही क्राइटेरिया, आप अगर पहली दफा एपिसोड हुई तो 5 साल या 21 ईयर की एज तक। अगर दूसरी पेशेंट को दूसरा अटैक हुआ है तो फिर 10 ईयर के लिए देंगे। और अगर उसकी पेशेंट का कोई वाल रिप्लेस हुआ है, या पेशेंट को वेजिटेशन पड़ी हुई है, फिर आप 250 mg रोजाना टिल 41 ईयर आप एज देंगे। जी डॉक्टर इब्तिहाज। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम पहली एपिसोड ऑफ रूमेटिक फीवर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको ना मॉडिफाइड सेंटर क्राइटेरिया आना चाहिए।
आप टाइमली डायग्नोज कर लें बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस और उसको आप ट्रीट कर दें। हमारा पेशेंट क्यों होता है खराब, वो जब उसको बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस होता है, वो उसके लिए अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, उसका ट्रीट नहीं हुआ, या उसने 2 दिन ऑगमेंटन ली छोड़ दी और आपका बैक्टीरिया सारा बैक्टीरियल लोड सेटल नहीं हुआ, अब उसी के नतीजे में एंटीबॉडीज बनेंगी ना, जो जाके हार्ट को इफेक्ट कर रही हैं, सिनोवियल मेम्ब्रेन को इफेक्ट कर रही हैं। तो फर्स्ट डोज से प्रिवेंशन के लिए तो ट्रीट द पेशेंट ऑफ बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस विजिलेंटली। तो हमारे पेशेंट में अगर आप क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हो या अगमेंटन देते हो और पेशेंट रेगुलर खा भी लेता है और वो ठीक हो जाता है, पेशेंट को क्या होता है, फीवर, वो पैनाडोल खाई जा रहा है, बुखार उसका ठीक हो गया, लेकिन उसको रिमेटिक फीवर डेवलप हो गया। तो हम तो इसी बात का रोना रोते हैं ना, जो हमारे क्वैक्स के साथ झगड़ा है वो इसी बात का है कि भाई डिप्थेरिया आप डायग्नोज नहीं कर सकते, रोमेटिक फीवर डॉक्टर के पास आएगा ना, कभी क्वैक ट्रीट नहीं करेगा, और अनफॉर्चुनेटली हमारे डॉक्टर को भी नहीं आता ट्रीट करना। तो ये है कि आप पहली दफा बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस हो उसको टाइमली ट्रीट करें। अगर बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस टाइमली ट्रीट करेंगे, ना रोमेटिक हार्ट डिजीज डेवलप होगी, ना पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप होगा। बिल्कुल ऐसे क्लियर? ही है। हाँ जी ऐसे ही है। यहाँ बलूचिस्तान में आते हैं, ड्रिप लगवा के चले जाते हैं, फिर ना कोई फॉलो अप, ना मेडिसिन खाएंगे, कुछ भी नहीं, जितना मर्जी रोते रहो, नहीं मानते। नहीं, बेसिकली हम यार लोगों को तो चेंज नहीं कर सकते यार, हम अपने आप को तो चेंज कर सकते हैं। मैं मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दूं, आप अपना कंट्रीब्यूशन दें, डॉक्टर हनान अपना दें, डॉक्टर मुबस्सिर अपना दें, डॉक्टर ताबा अपना दें, तो सारे लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे तो हम इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन पे, प्राइमरी प्रिवेंशन में टाइमली अगर हम बैक्टीरियल फ्रेंजाइटिस डायग्नोज ट्रीट कर रहे हैं ना, रोमेटिक हार्ट डिजीज डेवलप होगी, वहां पे अगर हम उसको रोमेटिक फीवर को डायग्नोज ट्रीट कर लेते हैं, फिर ये क्रॉनिक इलनेस में कन्वर्ट नहीं होगी और पेशेंट फिर सर्जरीज की तरफ नहीं जाएंगी। द लीड जो सबसे कॉमन वॉल्व इन्वॉल्व होता है रोमेटिक हार्ट डिजीज में, वो माइट्रल होता है, फिर एयोर्टिक होता है, फिर हमारा ट्राइकस्पिड होता है, फिर पल्मोनरी होता है। जो हार्ट फेलियर होगा ना, उसमें जिसको क्लास 3-4 हार्ट फेलियर है, उसको फिर हम एडमिट करेंगे, ये हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कमिंग डेज में ना इंशाल्लाह, कि हम हार्ट फेलियर को कैसे ट्रीट करेंगे। तो अगर आप लोग समझते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करें, तो आप ग्रुप में सजेशन दें, ताकि फिर हम इसको ना, मैं भी बड़ा तैयारी करके आऊँ, इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाऊँ और आप लोग भी इंटरेस्ट के साथ सीखें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।